कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रदीप सिंह जी आ गए हैं प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत है आपका। मनोज कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं मेट्राई से, बहुत स्वागत मनोज जी आपका। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर 3 दिन कलकत्ता रह करके लौट आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र आपका भी। सर आज तो इनसे किस्से सुने, कहानियां सुने, ये बताएं। इनके पास होगी। हाँ, इनके पास खबर होगी। एक है सर बस मेरे पास चीज बताने के लिए शुरुआत में। और मैंने आज सर से ये भी आग्रह किया कि बंगाल का चूंकि काफी कुछ जो है डिस्कस हम लोग कर ही चुके हैं बहुत, तो आज थोड़ी बंगाल की आगे की भी बात की जाएगी। बंगाल अगर बीजेपी निकाल लेती है तो फिर इसका मतलब क्या? कल वोट पड़ना है, फाइनल वोट कल शाम को 6 बजे तक सब पेटियां पैक हो जाएंगी। तो अगर 4 मई को ये नतीजा बीजेपी के पक्ष में आ गया वाकई, तो फिर देश की राजनीति पर इसका क्या असर होगा, थोड़ी आगे की भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन देवेंद्र जी अपना अनुभव बताएं, मनोज जी अपना गणित बताएं, और प्रदीप जी जो है अपना फाइनल एनालिसिस, निश्चित एनालिसिस दें। सर एक पोस्ट भेजा मुझे किसी ने कि पश्चिम बंगाल में कल दूसरे चरण का मतदान होगा, पर चुनाव का नतीजा पहले चरण के मतदान के बाद ही आ गया है। पहली बार राज्य में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये गजब हो रहा है, उससे भी बड़े उसके कारण की वजह से। पता नहीं कितने दशक बाद बंगाल का मतदाता अपना वोट खुद डाल रहा है। जनतंत्र की जय हो। सर लिखने वाले ने निश्चित लिखा है। ठीक है। प्रदीप जी ने लिखा है। मुझे ये क्या कह के भेजा गया मैं आपको बताऊं। प्रदीप जी तो यही रोज निश्चित कर रहे हैं। ये कह के भेजा गया कि प्रदीप जी आमतौर पर सोशल मीडिया पोस्ट नहीं करते हैं, तो प्रदीप जी ने इसको सोशल मीडिया पर लिखा है। सर कोई खास वजह होगी जब आपने लिखा, उसमें कारण भी गजब है। नहीं, बहुत से लोग, ये जो बात हो रही ना SIR की, कि इस डर से लोग आ रहे हैं कि नाम कट गया तो जो है ज़मीन चली जाएगी, मकान चला जाएगा, ये डर पैदा करने की कोशिश हो रही है। ये सही बात है, इसका डर है भी। लेकिन अगर सिर्फ इसका डर होता तो हमारा नाम वोटर लिस्ट में आ गया तो खत्म हो गया डर। फिर वोट देने की क्या ज़रूरत है? वोट देने के लिए रुकने की क्या ज़रूरत है? तो इस बार भरोसा है कि हम अपनी मर्जी से वोट दे सकेंगे। अच्छा, ये मेरा मानना है कि इस चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और इसके लिए बहुत बड़ा योगदान जो है चुनाव आयोग का है, जिस तरह से लोगों के मन से डर निकालने की कोशिश हुई। तो आपने जो लिखा गजब के कारण है इस पीछे, वो ये है कि लोग पहली बार खुलकर वोट कर रहे हैं। खुलकर वोट मतलब नहीं तो होता क्या था कि आप वोट देने गए, तुम्हारा वोट पड़ गया है, जाओ, या घर पे जाके बता दिया कि तुम्हारा वोट डाल देंगे, आने की जरूरत नहीं है। तो वोट तो उनका तब भी पड़ता था, लेकिन वो नहीं डालते थे। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि SIR का गुस्सा निकालेंगे लोग। भाई जिसको अब वोट आ गया वो उसको कौन निकालेगा? जिसका नाम कटा है वो वोट ही नहीं दे सकता, वोट डाल नहीं सकता। और इसका नाम आ गया है, वो क्यों गुस्सा होगा? गुस्सा क्यों होगा? तो मतलब ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी बात है ना, कि गुस्सा वो होगा जिससे कुछ छिना हो, जिसको लगे कि हमारा छीन लिया गया है। एक कल से जो और चर्चा नहीं बल्कि इनफैक्ट वो विवाद है, जिस तरीके से यूपी के एक IPS अजय पाल शर्मा, उनके वीडियो वायरल हो गए। वो ऑब्जर्वर बन के गए साउथ 24 परगना में, और वो जिस तरीके से वहां पर बहुत तीखे लहजे में बात कर रहे हैं। एक जगह कैंडिडेट फाल्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, डायमंड हार्बर में ही है, तो वहां पर पता है कि अभिषेक बनर्जी के कोई करीबी हैं, उनके पास वो चले गए, जहांगीर खान, और वो शायद कोई नोटोरियस कैरेक्टर भी हैं। तो जिस तरीके से चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनको जिस तरीके से उन्होंने थोड़ा चिताया या धमकाया, परिवार को बताया कि कायदे में रहना, नहीं तो सुधार देंगे। तो और 2-3 जगह उसका रिएक्शन भी हो रहा है। आज भी तस्वीरें आ रही हैं कि वो आज भी जहांगीर खान के लोग जो हैं वो प्रदर्शन करने सड़कों पे आ गए, जहां जहां पर अजय पाल शर्मा निकले। उनकी कुछ तस्वीरें भी उनकी वायरल की जा रही हैं, पुरानी तस्वीरें भी, वही बात करेंगे। लेकिन आप 3 दिन वहां रह के आए खुद, यहां से रिपोर्ट लेना एक बात, वहां जाके जो आपने खुद महसूस किया हो, जो आपकी लोगों से, आम लोगों से भी और नेताओं से जो बातचीत हुई हो, अपना अनुभव बताइए देवेंद्र जी। एक चीज़ तो है सर, जैसे ये समझ में आ रहा था कि लोग अब बोलने में बहुत ज़्यादा नहीं डर रहे हैं। ठीक है कि कैमरे पे आके, रिकॉर्ड पे आके वो नहीं दे रहे हैं, बट कैमरा जैसे हटे फिर वो अपनी बात कह रहे हैं कि हाँ उनको ऐसा शासन चाहिए, ये चीज़ नहीं होता था, इस बार उसमें बदलाव है। लेकिन भय खत्म हो गया है ऐसा नहीं है। अच्छा, भय खत्म हो जाता तो कैमरे पे भी खूब आसानी के साथ बोलते। अब कैमरा जैसे लगाइए आप, बयान कुछ और आ रहा है, कैमरा फिर जैसे हट जा रहा है फिर वो
अपने मन की बात कहना शुरू कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या चीज़ें हैं। जो बहुत चटक रूप में नज़र आ रहा था वो ये कि जो परिवर्तन वाली बात बार बार कही जा रही है ना, उसका ग्राउंड पे है। मतलब इस बार के वोटिंग पैटर्न में मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा चटक चीज़ नज़र आ रही है इधर ममता बनर्जी के चुनौती के लिहाज से, वो चुनौती उनका परिवर्तन का है। परिवर्तन का नारा चल गया है, वो नारा ठीक चला है, मतलब जो चला है उसमें सबसे ज़्यादा चटक परिवर्तन चला है। और उसके पीछे वजह ये है कि जैसे ममता बनर्जी की अपनी पॉपुलैरिटी, व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी में कोई बहुत ज़्यादा हरास नहीं है, लेकिन जो सिस्टम है ना, जो सिंडिकेट, अभिषेक बनर्जी, वो सिस्टम, उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। अब उस चीज़ को कैटर करने के लिए बीजेपी ने सीधे ममता को पर्सनली टारगेट करने के बजाय या उनमें खमियां निकालने के बजाय परिवर्तन 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 का नारा चढ़ाया है। और ये मुझे लगता है कि बड़ा स्मार्ट मूव था, वो ठीक चला है। और किसी भी लेवल पे आप बात कीजिए, लोगों से बात कीजिए, जैसे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हाँ, हमारे यहाँ 7th पे कमीशन क्यों नहीं है। अच्छा, जैसे इस बार ही आप देखेंगे कि बीजेपी के लोग बंगाल पुलिस की कितनी कम शिकायत कर रहे हैं, लगभग नहीं कर रहे, उल्टे धन्यवाद दे रहे हैं। ममता बनर्जी शिकायत कर वो शिकायत कर रही मेरी है। पुलिस मेरी नहीं सुन रही। हाँ, तो सोचिए इसके पीछे वजह क्या है कि उनको भी ये समझ में आ गया है कि जो हम से कहा कोई जा रहा उदाहरण, है। कोई वैसे कोई एग्जांपल दीजिए कि कोई बातचीत अपनी जो हुई हो किसी आम आदमी अब से। जैसे एक चीज़ में हैरान हुआ था कि पीएम का जो रोड शो था, वो कोलकाता की सीट थी। रोड शो में जो लोग खड़े थे, मौजूद थे, वो बता भी रहे थे कि हाँ वोट करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। फिर जब मैं कहता था कि दिक्कत क्या थी, तो पिछले इलेक्शन में हमने वोट किया, हमारे कुछ दोस्तों ने फिर आके हमारी पिटाई की गई बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो इस बार भी डर लगता है, तो इसलिए कैमरे पे हम लोग नहीं बोल सकते, बट वोट करेंगे बीजेपी को। ये बोला कि हमने वोट दे दिया था तो हमारा पिटा और गया। बाकायदा दिखा के कि वो सामने सोसाइटी हमारी, वहीं हम लोग रहते थे, और आके फिर उसके बाद पीटा गया। और इस बार भी ये धमकाया जा रहा है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि फोर्सेज हमेशा तो नहीं रहेगी, हम लोग तो यही रहेंगे। और जब आप अभिषेक बनर्जी को देखें, जो कि रिकॉर्ड पे आके कैमरे के सामने जब उस बात को कह रहे हैं, तो सोचिए कि नीचे लेवल पे कितना कहा जाता तो हो। कह रहे मैं देखता हूँ किसका बाप आके बजाएगा। हाँ, 4 महीने चार के बाद। उसके ये और ये किस किस किस्म की लोकेलिटी की बात है ये कोलकाता में जो बड़ा बाजार है ना, बड़ा बाजार के ठीक सामने वाला इलाका है जहाँ पीएम मोदी का जो रोड शो हो रहा था। ओके, तो ये भी नहीं है कि वो हावड़ा की सीट हो या कहीं दूर दराज की सीट हो, प्रॉपर बंगाल के प्रॉपर कोलकाता अर्बन पॉश- सीट। पॉश एरिया। हाँ, बहुत पॉश नहीं था, बिजनेस वाला इलाका है ज़्यादा। अच्छा। बट वहाँ पे ये लोग, हाँ, ये ज़रूर था कि कई सारे लोग ऐसे भी मिले जो कि बाहर से आए हुए हैं वोट देने के लिए, और बड़े उत्साह में हैं वोट। उनको ये शिकायत नहीं थी कि हाँ SIR हो रहा है या इस बात को लेकर कोई हमारी चिंता है। और इस बार सबसे ज़्यादा लोगों से अगर बात कीजिए, तो वही जो परिवर्तन वाली बात मैंने कही ना, उस पर लोग बात कर रहे हैं खूब। मतलब वो अंदर गया है, जैसे पिछली बार बंगाली वर्सेस बाहरी चिपक गया था, वो इस बार नहीं है। सो मेजॉरिटी लोग बात करने वाले इस तरफ के मिल जाते हैं। हाँ, ज़्यादातर मिलेंगे, और उसमें सब मिलेगा आपको, भद्रलोक की ये वो, मतलब किसी कैटेगरी में आप शहरी, ग्रामीण, यूथ, बुजुर्ग, वो नहीं मिल रहा था। अच्छा, और अगर आप 10 से बात करें तो 6-7 तक भी जाता था जो बदलाव और इस तरह की बात करता था। अच्छा। अब एक बात आपने जो कही वो इम्पोर्टेंट है कि पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में किस किस्म की रिएक्शन है, क्योंकि आपकी मुझे आई एम श्योर वहाँ पर अधिकारियों से भी बात हुई होगी, और पॉलिटिकल पार्टीज अंदर खाने खुद प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में कितनी कॉन्फिडेंट है, वो भी हम पूछेंगे। तो मनोज जी, बात तो ये वही एग्जैक्टली हुई जो कल आप बता रहे थे कि सोसाइटी में रहने वाला भी, कोलकाता शहर के अंदर रहने वाला भी डर रहा है। साफ उन्होंने बोला कि बाहर सुरक्षा देंगे, बूथ पे सुरक्षा आप देंगे, लेकिन सोसाइटी के अंदर जो टीएमसी वाले बैठे हैं उनको वो क्या होगा। ठीक है। दूसरी बात है, 2 चीजें आई, जैसे एक सुरक्षा का दृष्टिकोण आया। पिछली बार यही एरिया था जहां पे 76% के करीब पोल हुआ था, 76-77% का सबसे कम पोल हुआ था। और क्यों हुआ था? डर के कारण। 2 चीजें बार बार आप सुनेंगे जब भी समीक्षा होता है कि हम लोग भी करते हैं वही, कि मुस्लिम कितने हैं और कि कहां पे कैसे पोल करते हैं। मेरा हमेशा कहना था, मुसलमान कब कम पोल किए थे वो तो बताइए, और किस स्टेट में कम पोल किए थे। वो हमेशा हाई पोल करते हैं। तो ये जो पोल बढ़ा है, ये कहना कि जो बाहर से मुस्लिम आए जिनको SIR का डर बना है वो पोल किए हैं, ऐसा नहीं है। ये पोल है। दूसरी बात है कि इस एरिया में जहां अभी है 142 सीटों का होने वाला है जो सेकेंड फेज का, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अच्छा होगा कि यहाँ पे भी 85% मिनिमम पोल हो। क्योंकि 85% जैसे पोल होगा तो ये मानकर चलिए कि लोगों में भय कम है। यदि पिछला ट्रेंड पे चले और 1-8% क्या ही खाली बढ़ोतरी होगा, तो मान के चलिए कि लाख कोशिश के बाद भी 85 क्यों भाई, जब पिछली बार 93 भी जा सकता है। एक तो आप 85 पे क्यों रुक गए? मैं शहर का मान सकता हूं, शहर में कम वोट होता है। दो कारण है कि शहर में तो एक लोग निकलना नहीं चाहते कि हम पोल करने जाए, बातें कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। दूसरा एक कारण है कि भय कितना है। भय तो है, जैसे देवेंद्र जी ने भी देख कर आए, मैं भी बताया आपको, तो हो सकता है उसके कारण बहुत ज्यादा निकल करना है। चूंकि डरता कौन है? गांव के जो
पॉपुलेशन है वो लड़ने के लिए तैयार होता है। ठीक है, आप भी अगेंस्ट में, हम भी है, तो थोड़ा वो निकल जाएगा लड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। लेकिन जहां पढ़े लिखे समाज के लोग होते हैं, जिनको कहा जाता है कि बहुत भद्र लोग हैं, वो सोचते हैं यार मैं क्यों झमेला में पड़ूं, बनने दो, जो चलता है चले। तो यहां पे भारतीय जनता पार्टी को और इलेक्शन कमीशन को, ये दोनों को कोशिश करना होगा कि लोगों को घर से उठाकर बूथ तक ले आए। और यही है। दूसरी बात है कि वहां पे पूरे कलकत्ता में दो ही समाज है, या तो गरीब है या तो अमीर है। मिडिल क्लास कलकत्ता में आपको नहीं मिलेगा। पूरे कलकत्ता में खोज लीजिए, या तो आपको फुटपाथ पे खाते हुए लोग मिलेंगे, या तो होटल के अंदर दिखेंगे। कहीं ऐसा कुछ नहीं है। 80% लोग फुटपाथ पे आज भी खाना खाते हैं, और बड़े बड़े अच्छे लोगों को देखेंगे उनका खाना भोजन जो है फुटपाथ की दुकानों पर होता है। क्योंकि कलकत्ता में किसी माने अच्छे तरीके से शहर का निर्माण नहीं हो पाया इतने वर्षों के बाद। फुटपाथ ही वहां का जो छोटा मोटा रेस्टोरेंट कहिए या आवास कहिए, यही बनकर। लेकिन जो बात देवेंद्र कह रहे हैं कि परिवर्तन की बात चल पड़ी है, लोगों में उसका रेजोनेंस है, तो फिर ये बातें फिर शायद उतने मायने नहीं रखती है। फियर फैक्टर, सब लोग कह रहे हैं वोटर अपनी मर्जी से वोट कर पाए, घर से निकल पाए, उसको ये चिंता ना हो कि मेरा वोट पता लग गया किसको दिया है तो मुझे मेरे ऊपर कोई आफत ना आ जाए। बट स्टिल अगर सर बदलाव की बात अगर आ गई लोगों के मन में, तो फिर तो हो ही जाएगा, तो हो ही जाता है। उनके सामने है कि अगर इस बार नहीं किया तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। एक बात, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था ग्रामीण महिलाओं का, वो कहती हैं कि हम दीदी के समर्थक हैं, हम चाहते हैं दीदी फिर से आए सत्ता में, लेकिन कम मार्जिन से आए, तब वो हमारी ओर देखेंगी। ज़्यादा मिल गया, सीट मिल गई तो नहीं देखेंगी। जो उनकी योजनाएं हैं अच्छी हैं, लेकिन टीएमसी के गुड्डे हम लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिलने नहीं देते। तो इसलिए, और हमारे बच्चों का क्या होगा? इतनी मुश्किल से कमाई करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो गलत रास्ते पर चले जाएंगे। तो ये जो एस्पिरेशन आ रहा है कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में किस तरह का विकास हो रहा है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, फैक्ट्रियां आ रही हैं, रोजगार के अवसर आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है। जो था वो चला गया। आपने कलकत्ता, आप लास्ट कब देखा था आपने बंगाल सर? मतलब वैसे मैं तो नहीं गया हूँ कभी। जैसे ये बताते हैं कि भाई कलकत्ता ही नहीं बदला, और मैं आपसे नहीं, मैंने बहुत लोगों से ये बात सुनी है कि वहां जाके वो ऐसी फील नहीं आती है कि ये कोई कॉस्मोपॉलिटन शहर। मुझे याद है शायद 2008 में अच्छा बार गए थे, दुर्गा पूजा के समय पर। तो क्या कैसा है कलकत्ता? राजीव गांधी ने एक वाक्य बोला था जिस पर बड़ी आलोचना हुई थी, कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ था, कि कलकत्ता इज अ डेड सिटी। राजीव गांधी ने कहा? हाँ, राजीव गांधी ने कहा था। अच्छा। जब प्राइम मिनिस्टर थे तब उस पर लेफ्ट का बहुत ही स्ट्रांग रिएक्शन आया था कि ये हमारे कल्चर को गाली दी जा रही है, हमारी सभ्यता संस्कृति को गाली दी जा रही है। तो आप 2008 में गए हों, आप 1990 में गए हों, 2026 में जाइए, आपको कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। कुछ नई बिल्डिंग्स बन गई, वो अलग बात है, नॉर्मल है, होता ही है। लेकिन बड़ा कोई चेंज हो गया हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, या फिर जो प्रेजेंट जो है एस्टेब्लिशमेंट है उनमें रेनोवेशन हो गया हो बहुत बड़ा, कोई दुकान छोटी थी बहुत बड़ी हो गई हो। और भाई सबसे बड़ी बात तो आप याद कीजिए, बिरला परिवार के नाम नहीं लेंगे, बिरला परिवार के एक सदस्य सब लोग जानते हैं, उनको सीपीएम के मजदूर गुंडों ने घेरा, गाड़ी से उतारा। ये सब घटना राइटर्स बिल्डिंग के सामने हुई। कपड़े फाड़ दिए, सिर्फ अंडरवियर था, उसमें कहा अपने दफ्तर जाओ पैदल। अच्छा, वो गए अपने दफ्तर, पहली फ्लाइट पकड़ी, कलकत्ता से निकल गए, उनकी सारी इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल से चली गई। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में कौन इंडस्ट्री लगाना चाहेगा? टाटा के साथ सिंगूर में जो हुआ वो सबको मालूम है। 6,600 इंडस्ट्रीज ममता बनर्जी के 15 साल के राज में पश्चिम बंगाल से निकल कर गई हैं। तो कहां से रोजगार आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट कोई चलेगा नहीं, फैक्ट्री लगेगी नहीं, और कोई बिजनेस बढ़ेगा नहीं। तो भाई आखिर कहां से रोजगार आने के? तो यही सब तरीके हैं। इन्वेस्टमेंट कौन करने आएगा? उसको मालूम है कट मनी देना पड़ेगा, सिंडिकेट का सामना करना पड़ेगा। हालत यह है कि अगर हमारे आपके बीच में झगड़ा हो जाए तो अभी तो क्या होगा, हम दोनों या हम दोनों में से कोई एक थाने में चला जाएगा।
वहाँ अगर आप थाने चले गए तो वो थानेदार उस इलाके के एमएलए को फ़ोन करेगा कि ये लोग आए हैं, इनका ये झगड़ा है, तो फिर उनको फ़ोन कहेगा कि दीजिए, और कहेगा अड्डे पे जाओ। अड्डा मतलब लोकल ऑफिस टीएमसी का, जहां एक बहुत छोटा सा कमरा होगा, या छोटा सा कमरा ना भी हो तो जो रेलिंग है लोहे की बीच डिवाइडर लगा रहता है, उसके बीच में एक काट दिया, उसमें शतरंज लगा हुआ है, या फिर छोटा सा कमरा है उसमें कैरम क्लब जैसा कैरम क्लब बना देते हो। वो सुलझाएंगे, वो बताएंगे कि आप मान जाइए, आप मत मानिए। अभी हुआ ये, अभी आपको विजुअल याद होगा, कल परसों का ही है, अर्जुन सिंह जहाँ से एक सांसद हैं, भाजपा के पूर्व सांसद हैं, वो वहाँ उनके एरिया में जो है मारपीट हो गई टीएमसी और इधर वालों में। तो इधर बीजेपी वाले ये थाने में गए, एग्जैक्टली जो बात आप बोल रहे हैं, ये थाने में गए शिकायत करने कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की टीएमसी वालों ने। वो बैठाया अंदर, और वो मेरे ख्याल से वो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पुलिस अधिकारी हैं जो उस इलाके के हैं। वो पूर्व पुलिस अधिकारी थाने में जाके शिकायत कर रहा है कि हमारे लोगों के साथ मारपीट हुई, और वहां जो एसएचओ है उसने टीएमसी वालों को फोन किया कि आपके खिलाफ शिकायत करने आए हैं, और वो आ गए, और उसके बाद और मारपीट हुई। वो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, वो बताते हैं कि 2 लोग झगड़ रहे थे एक बार, तो लेकिन कोई मार नहीं रहा था, कह रहे थे हम मार देंगे, भाई यही करे जा रहे थे, कोई तीसरा समझाने के लिए आया, तब मारपीट हुई। तो वहां वही हो गया, जब पुलिस के पास शिकायत करने पहुंच गए तब मारपीट हुई इसमें। तो कह रही ये हाल है, तो आपका क्या? अब जैसे सर एक चीज़ देखें कि आप वहाँ के स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बस है उसकी सिर्फ तस्वीर देख लीजिए विजुअल में, अगर आप देखते हो, और दिल्ली में या दूसरे शहरों में मेट्रोपॉलिटन में जो बसेस दी जा रही हैं आम लोगों के लिए, उस दोनों का सैंपल उठा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ लखनऊ से तुलना कीजिए, छोड़िए, वो लखनऊ से भी काफी पीछे। मैंने लखनऊ इसलिए कहा कि भाई यूपी को लोग मान लेते हैं ना कि 50 साल पहले जो बसें देखे थे आप कलकत्ता में, उस बस में और अभी के बस में किसी प्रकार का आप चेंजेस नहीं दिखेंगे। जो सिस्टम वहां पे है कि रोड पे ही खड़ा कर करेंगे, वो पुलिस कुछ नहीं कर सकता है, और उन बसों का झगड़ा कौन सुलटाता है? वो टीएमसी के कार्यकर्ता करते हैं, कि उनके पास केसेस जाता है और वो करते हैं। यदि कोई मान लीजिए कि हमारे गाड़ी में कहीं आप एक्सीडेंट कर दिए सौरभ जी, तो हम सीधे थाने नहीं जाएंगे, उस टीएमसी कार्यकर्ता के पास जाएंगे जो इस एरिया का होगा, और वो कहेगा कि कौन गलत है। कोई एसी बस वगैरह दिख ही नहीं रहा था, जबकि गर्मी इतनी चिपचिपी वाली होती है, वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इतनी चिपचिपी गर्मी। अभी जैसे अजयपाल शर्मा का हम लोग जिक्र कर रहे थे, जो आईपीएस पुलिस ऑब्जर्वर बना के भेजे गए हैं साउथ 24 परगना में, इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हो गई है कि ये रात के वक्त लोगों के घरों में घुसे और महिलाओं पर असॉल्ट किया इन्होंने। फाल्टा एरिया, वही तो मतलब जहांगीर खान के लोगों ने ही शिकायत कराई होगी या उन्होंने कराई होगी। जहांगीर खान ने भी इनफैक्ट ये स्टेटमेंट दिया है कि शुरू तुमने किया, खत्म हम करेंगे, ये भी बोला है उन्होंने। तो ये अजयपाल शर्मा केवल एक तो ये वो कैरेक्टर, और दूसरा ये पुलिस ऑब्जर्वर्स। मैं ये भी देख रहा हूँ कुछ लोग लिख रहे हैं कि पुलिस ऑब्जर्वर हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वहां पे हर किसी को डायरेक्ट करेंगे, लोकल पुलिस को भी और सीआरपीएफ को भी। वो लगा ही इसलिए इससे गया है ना कि आदर्श स्थिति में तो लगाने की जरूरत थी नहीं, कि क्योंकि भय इतना ज्यादा है, उस भय को खत्म करने के लिए, जैसे बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को आपने वीडियो में देखा होगा कि गांव में जाके वो कह रहे हैं कि माता आपको, आपके बेटे की तरह मैं हूँ, अगर आपको किसी ने छुआ तो हम जिंदा गाड़ देंगे, जिसको वोट करना हो आप करें। ये आदर्श स्थिति नहीं हो सकती थी, लेकिन जब भय लोगों के बीच इतना ज़्यादा है तो उस भय को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? देश के गृहमंत्री अमित शाह अगर इस बात को कह रहे हैं पब्लिक रैली में कि गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे बस बोल दिया गया बयान है। उनको ये पता है कि जिस रूप में भय है, उस भय को अगर आपको खत्म करना होगा तो इस तरह के सख्त एंटीबायोटिक डोज देना होगा, जो कि आदर्श स्थिति नहीं हो सकती। अजयपाल शर्मा वही काम कर रहा है। जहांगीर खान के बारे में किसी से वहाँ पे पूछिए, समझ में आ जाएगा कि हाँ वो क्या स्थिति है, किस प्रकार दबाए। टिकट दिया ही गया इस लिहाज से उनको, पिछले बार के जो सिटिंग टीएमसी के एमएलए थे उनको टिकट काट के फिर इनको दिया गया। अखिलेश यादव ने लिखा बीजेपी के एजेंट आ गए हैं, मतलब पुलिस ऑब्जर्वर अजयपाल शर्मा वगैरह को लेकर। ऑब्जर्वर क्या, जब इलेक्शन कमीशन को ही एजेंट बता रहे हैं तो ऑब्जर्वर की तो कोई बात ही नहीं रह गई। लेकिन सर ये सब बड़ा सरियल है, मतलब ना आप देखें, ये लग नहीं रहा कि मैं इनसे ब्रेक से अभी प्रोग्राम आने से पहले कह रहा था कि मतलब कोई अफगानिस्तान में चुनाव हो रहा है, कहाँ चुनाव हो रहा है, इतनी फोर्स लगानी पड़ रही है, गली गली लो फ्लैग मार्च चल रहा है शहर में, कलकत्ता शहर में। पश्चिम बंगाल में आर्मी की निगरानी में चुनाव हो चुका है 1971 का। अच्छा, आर्मी लगाई गई थी। वो जो मैंने उस दिन जिक्र किया था आर.के. लक्ष्मण के कार्टून का, वो 71 के चुनाव का था कि टैंक चल रहे हैं सड़क पे, दिखाया था उन्होंने, फाइटर जेट घूम रहे हैं हवा में ऊपर आसमान में,
पूछा युद्ध होने वाला है, तो कहा कि नहीं, पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराना है। बस टैंक ही नहीं चल रहे हैं, बाकी तो लेकिन आप एक और 21 से तुलना कीजिए। एक चीज बोल दूं छोटी सी, जैसे सीआरपी वाले भी चल रहे हैं, आमतौर पे जो उनके पास राइफल होती है कंधे पे टंगी होती है, पुलिस वाला कोई भी सिक्योरिटी बल होगा सिविलियन एरिया में अगर जाता है तो उसकी कंधे पे होती है, यहाँ सबके हाथ में ऐसे वो ऐसे लेके चल रहे हैं सब कि वी आर रेडी। मतलब शहर के अंदर भी नॉर्मल नहीं है कुछ भी सर। बिल्कुल नहीं है। भाई जो अजय पाल शर्मा बोल रहे हैं, जो वीडियो देखा हमने, उसमें क्या कह रहे हैं कि अगर धमकाएगा जो, उसका इलाज किया जाएगा। तो दो चीजें कर रहे हैं वो। एक, जो मतदाता डरा हुआ, डर के मारे वोट देने शायद न जाए, उसको बता रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, सिक्योरिटी है यहाँ पर, पुलिस है यहाँ पर। दूसरा, जो धमका रहा है उसको बता रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा अगर ये काम करोगे तो। इसी के लिए तो भेजे गए हैं। तो क्या करते कि वो जो है टीएमसी का जो गुंडा है, क्रिमिनल, उसको माला जाके पहनाते कि भैया माफ कर दो, कुछ करना मत। कितने लेवल की लेकिन सर फुल प्रूफिंग करनी पड़ रही है। इलेक्शन कमीशन ने अधिकारी बदल दिए पुलिस के, सीआरपीएफ डिप्लॉय हो गई, अब उसके ऊपर भी ऑब्जर्वर। भाई इसलिए कि सरकार और पार्टी के बीच का अंतर खत्म हो गया है, पार्टी और पुलिस के बीच का अंतर खत्म हो गया है। आप तय नहीं कर सकते पश्चिम बंगाल में कि ये कौन पार्टी का कैडर है, ये कौन पुलिस वाला है। दोनों का व्यवहार एक तरह का है, फर्क केवल यह है कि वो पुलिस वाला वर्दी पहने हुए। तो ऐसे में ऐसी अगर परिस्थिति हो, असाधारण परिस्थिति हो, तो आपको असाधारण कदम ही उठाने पड़ेंगे। और ये जहांगीर खान टाइप के लोग क्या, मतलब ऐसे फिर तो बहुतेक होंगे, एक आदमी थोड़ी होगा ये। टीएमसी का यदि मान लीजिए कैंडिडेट का यदि प्रोफाइल निकालिए तो 50% से ऊपर ही है, क्योंकि उनका बेस ही वही बना हुआ है और उन्हें पता है कि मुझे अपने वोटरों को लाने के लिए ऐसे लोगों को टिकट देना ही देना। रीजनल पार्टियों के भी ये दुखती है, ये नहीं कि टीएमसी की बात है, हर रीजनल पार्टी में जाएंगे तो ऐसे नेता को ही लेकर आता है जो वहां पे एक दबंग के उसकी पहचान होती है। लेकिन टीएमसी उससे ज्यादा है, उसको पता है कि ये लोग कैसे, और उसमें भी ऐसे लोग आए हुए हैं जिनका कहीं ना कहीं बांग्लादेश से संबंध रहा हुआ है। अच्छा। अब फिर हम लोग बात करेंगे कि भाई मुस्लिम ज्यादा उसमें है, तो एक विवाद होता है कि भाई बार बार आप मुस्लिम को टारगेट करते हैं, लेकिन वहां पे जितने लोग इस तरह के काम कर रहे हैं आप उनका निकाल लीजिए तो 99% लोग वही काम कर रहे हैं। तो ये समझ में आता है कि क्या बात है कि ये इनको टिकट देकर एक तरह से समाज में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है एक पार्टी विशेष की तरफ। लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और हिम्मत नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि होता है तो आदमी उम्मीद यही करता है कि हमारे बुरे समय पे एक सहयोग के रूप में आएंगे और हमें हेल्प करेंगे, लेकिन आज उसी जनप्रतिनिधि को लेकर अपने अंदर इतना भय बनाकर कोई वोट देने जा रहा है और मजबूरी में दे रहा है, तो सोचिए कि क्या स्थिति। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इस जितने बंदोबस्त इस बार कर दिए गए, एक अच्छा एक फेयर इलेक्शन कराने के लिए, सुरक्षा का माहौल देने के लिए, इससे ज्यादा आप क्या कर लेंगे भाई। 2.5 लाख फोर्स आपने लगा दी है, कोई कह रहा था कि देश में शायद 3.5 लाख लगी हुई है सीआरपी और 2.5 लाख लगी हुई है बंगाल के अंदर, और क्या कर लेंगे इससे ज्यादा। चुनाव आयोग इससे ज्यादा क्या सख्ती कर लेगा कि मोटरसाइकिल चलाने पर भी पाबंदी लगा दी है। अगर इसके बाद भी किसी के मन में डर है तो फिर उसका इलाज नहीं है, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। फिर क्या मान रही हैं पार्टियां अंदर से? इसमें दोनों पक्ष की बात करें तो पहले टीएमसी के हिसाब से देखें तो टीएमसी के लोग इस बात पे ज़रूर वो मान रहे हैं कि हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है पिछली बार की तुलना में, लेकिन वो ये नहीं मान रहे कि हम सरकार नहीं बना रहे हैं। मतलब वो नंबर से 170 180 इतना पे लाके सरकार हमारी बन जाएगी। टीएमसी के लोग बार बार ये कॉन्फिडेंस अपने लोगों में दे रहे हैं, लेकिन जो बौखलाहट नज़र आ रही है वो बौखलाहट इस कॉन्फिडेंस से मैच नहीं खा रही। तो वो एक एजम्पशन जैसी चीज़ ज़्यादा है कि जब हम इतने ताकतवर हैं तो घटेगा भी, तो कितना घटेगा। दूसरा, जो बंगाली रिपोर्टर्स की अगर बात करूँ, वहाँ की जो मीडिया है उनमें से देखें तो ज़्यादातर वो ये मान रहे हैं कि टीएमसी की सरकार आएगी। लोकल बंगाली मीडिया कह रहा है कि टीएमसी आ जाएगी। हाँ, उसमें भी वो नंबर वो यही कह रहे हैं कि 160 170, मतलब वो भी ये मान रहे हैं कि हाँ टीएमसी नीचे जाएगी, बीजेपी ऊपर जाएगी, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि सरकार बना ले। दूसरी तरफ बीजेपी के लिहाज से बात करें तो बीजेपी मोर देन श्योर जिसे कहते हैं ना, मोर देन श्योर, हाँ, वो एकदम से वो मान के चल रही है कि इस चुनाव को हम लोग कंफर्टेबली जीत रहे हैं। और अगर इस इलेक्शन में बीजेपी नहीं जीती तो आप ये मतलब सीधे सीधे आप ये समझ सकते हैं कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा,
मतलब जिससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो, अगर आपको आपका ग्राउंड फीडबैक बहुत अच्छा हो, 2024 के लोकसभा से भी बड़ा होगा। उससे ज़्यादा बड़ा, उससे मतलब 2024 के लोकसभा में बाद में थोड़ा एहसास होने लगा था कि बैकफायर ना कर जाए, हमने जो एक हाई स्टैंडर्ड कर दिया है। बंगाल के चुनाव को इतना कंट्रोल रखा गया है, पूरे कैंपेन को अगर आप देखें। मैं तो आपके शब्द पकड़ लिए मैंने, बीजेपी इज मोर देन श्योर कि वो बंगाल जीत रही है। मतलब देन श्योर, एक बार आदमी फीडबैक लिखता है अच्छा चल रहा है, अच्छा, फिर दूसरी बार आता है नहीं चलो निकल जाएगा, क्रॉस चेक करो, नहीं वही फीडबैक आ रहा है कि निकल जाएगा। और हर सिस्टम में और हर लेवल पे, जैसे मैंने भी 3 दिन जब लोगों से बात की, तो जब बड़े नेताओं से आप बातचीत कीजिए तो, और एक छोटा यूनिट होता क्या है सौरभ, कि जैसे बड़ा नेता तो अपना वो देखेगा भी कि भाई मीडिया में कितना बोलना है, क्या बोलना, ऑफ रिकॉर्ड भी अगर आप बात कर रहे हो तो एक उसमें कैलकुलेशन रहता है, ऐसा नहीं होता कि वो दिल की हर बात खोल कर रख देगा लोग। लेकिन जो नीचे के नेता होते हैं ना, वो खुल के बोलना शुरू करते हैं। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में होता था कि इधर से बीजेपी 200 का दावा करती थी और बाकी उन नेताओं से पूछे कैसा लग रहा है, जो ग्राउंड पे लगे हुए हैं, नहीं ठीक नहीं है, अच्छा 70-80 तक जाएंगे हम लोग, ये होता था पिछली बार। हाँ, फिर मैं कहता भी था कि क्या आपने बताया क्या वहाँ पे जाके, अरे डांट खाना है क्या कि जाके हम लोग वहाँ पे बताएं। तो क्योंकि जो एकदम से ग्राउंड पे रहता है उसको समझ में आता है। इस बार के चुनाव में सौरभ, किसी भी यूनिट पे मुझे बीजेपी का कोई नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि टफ फाइट है, नहीं आ पाएंगे, हाँ मुश्किल है। वो एकदम से छूटते ही कह रहे हैं कि नहीं एकदम आ रहा है इस बार। ये तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं कि भाई। इसमें एक चीज़ और मजेदार बात बताऊं कि उसमें 7 से 8 जिले ऐसे होंगे जिसमें टीएमसी का खाता भी नहीं खुलेगा, ये बीजेपी मान के चल रही है। 7 से 8 जिले, 7 जिले का हम लोग इस फेज में जो सबसे बड़ा चैलेंज के हिसाब से अगर आप देख लें तो साउथ 24 परगना जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी आपने गजब बात कह दी है। ये कोर वोटर है टीएमसी का, ममता बनर्जी का महिला वोटर, उसके बारे में एक रिपोर्ट है। जैसे हम आप बात करते हैं घुसपैठिया की, तो हमारे दिमाग में क्या होता है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। उनके लिए ये दोनों मुद्दे नहीं हैं। उनका कहना है कि हमारे संसाधन में बंटवारा कर रहे हैं, जो लाभ हमको सरकारी योजनाओं का मिलना था उसमें से हिस्सा ले जा रहे हैं, और चूंकि सरकार का ध्यान उन पर ज्यादा है इसलिए उनको ज्यादा मिल रहा है। लेकिन सर जो इन्होंने बात कही कि कई जिले ऐसे होंगे जहाँ टीएमसी का शायद खाता भी ना खुले, यहाँ तो बीजेपी का पिछली बार कई जिले थे जहाँ खाता नहीं खुला। ये सेकंड 7 फेज से 8 वाले जिले, ऐसे- मतलब हाँ दोनों फेज मिला के, 9 जिले अगर मैं आपको नहीं जान रहा होता ना तो मैं कहता कि आप प्रधानमंत्री का भाषण सुन के आए। 4 जिले ऐसे थे पूरे बने बंगाल में जहां पे टीएमसी का खाता नहीं खुला था, और 9 ऐसे जिले थे जहां पे बीजेपी का खाता इनकी असेसमेंट से सहमत हैं आप? 100% सहमत हूं। और ये सहमत की क्या, हम लोग पिछले कई बार इस पे डिस्कशन कर चुके कैसा होगा। जैसे पिछला आपके साथ डिस्कशन में मैंने बोला था कि 4 जिले में बीजेपी ने टीएमसी का खाता नहीं खोलने दिया था, फर्स्ट फेज की बात बता रहा हूं, और ये 7 की संख्या होने की स्थिति में है जो पोल हो रहा है। ये सेकंड फेज की बात कर रहे हैं। मैं सेकंड फेज पे भी आ रहा हूं, ये कहा। अब सेकंड फेज पे कल मैंने क्या बोला, कलकत्ता में आप थे ही नहीं, 11 की 11 सीट हो जीते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार आधा का उनका नुकसान इस दिख फेज रहा में है। सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी को साउथ 24 परगना में लग रहा है। बीजेपी मान के चल रही कि उसको हम उस रूप में भेद नहीं पाए, बाकी जगह ठीक ठीक मुकाबला पूर्वी दिख रहा बर्धमान, है। नॉर्थ 24 परगना, नादिया, कोलकाता साउथ, नॉर्थ, वर्धमान में हावड़ा, टीएमसी का हुगली। गढ़ है, क्योंकि और ग्रामीण नादिया इलाका- में एक देखिएगा एकदम एक तरफा आएगा बीजेपी की तरफ। हावड़ा, नादिया तो बीजेपी नादिया, पहले भी लीड हाँ, किया था। हुगली, हाँ। हुगली, हावड़ा, नादिया, ये सब में कोई दिक्कत नहीं होनी है। नॉर्थ 24 परगना, कोलकाता में अगर ठीक कर गई बीजेपी तो फिर वो नंबर्स ठीक रहेंगे। सर ये कितना बड़ा लम्हा होगा ये, अगर 4 तारीख को वही होगा जो मनोज जी आप और ये कह रहे हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। 2014 में जो पहली बार बीजेपी को बहुमत मिला लोकसभा में, 2017 में जो बीजेपी को लगभग 3/4 सीटें मिली उत्तर प्रदेश में, उन दोनों को मिला दें तो उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा पूरे देश की राजनीति बदलेगी। आप देखिए कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका वर्चस्व, जो नेशनल पॉलिटिक्स में उनका जो से होता था वो खत्म हो जाएगा। आप एक एक करके देखिए कैसे रीजनल पार्टीज खत्म हुई हैं। 2 रीजनल लीडर इस समय जो है मजबूती से खड़े हैं, एक डीएमके के एमके स्टालिन और दूसरा ममता बनर्जी। अखिलेश को भी नहीं गिन रहे आप? अखिलेश को तो बिल्कुल नहीं गिन रहे। 5 में से 4 चुनाव जो हार चुका हो, एक चुनाव को आप अपवाद भी मानने को तैयार ना हो तो फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव कोई चैलेंज नहीं है। उनके भाषण, उनके जो ट्वीट होते हैं, बयान होते हैं, उससे पता चलता है
कि वो चैलेंज हो ही नहीं सकते। तो दो रीजनल लीडर इस वक्त देश में है, ममता जी और अब आप समझिए कि अगर ममता गिर जाती है, नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी है, कहीं बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इस पूरे 5 विधानसभाओं के चुनाव में एक उम्मीद केरल में है कांग्रेस पार्टी को, उसमें भी वो मोर देन कंफर्टेबल की जो बात कर रहे थे देवेंद्र जी, उस तरह की स्थिति नहीं है कांग्रेस की वहां, कि लगता है कि आ जाएंगे, शायद आ जाएंगे। और वहां अगर हंग असेंबली आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ऐसे सरकार गठन के लिए जैसे बंगाल का रिजल्ट सौरभ सिर्फ पॉलिटिकली बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने पूछा कोलकाता में ही, मैंने उनसे पूछा कि सर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि आप लोगों के फाउंडर रहे हैं, उनके स्टेट में आप लोगों की सरकार अगर आ जाती है तो ये कितना बड़ा मुद्दा है। वो ये कहना था कि वैचारिकी के लिहाज से तो ये है ही, और इस स्टेट के सामने अगर 3-4 स्टेट हमारा चला जाए ना तो भी हमें परवाह नहीं होगी, बंगाल इतना इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कही कि आपने ध्यान दिया होगा कि अगर असम के मुख्यमंत्री आके ये कह रहे हैं कि अगले 2 दशक में बंगाल और असम की डेमोग्राफी चेंज इतनी हो जाएगी कि यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएगा, तो हमारे लिए ये स्टेट कितना इंपॉर्टेंट है। जब शुरू में ही बीजेपी के संगठन महामंत्री ने कहा कि हिंदू सिविलाइजेशन के लिहाज से वो सभ्यता के दौर पे देख रहे थे, तो बोले कि एकदम से हम लोग वो सोच रहे हैं, और इस लिहाज से आप समझ सकते हैं इसका महत्व कितना होगा कि अगर ये आ गया तो वो सामान्य एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है कि एक विधानसभा का चुनाव है, उसमें एक राज्य में आपकी सरकार बन जाए। ये बीजेपी कह रही है अगर 3-4 ये बंगाल आ जाए और 3 राज्य भी चले जाए तो चलेगा, तो बहुत खुशी हुई कि अगर बंगाल आ रहा हो। बंगाल जो है वो हिंदुत्व की एक तरह से जननी कहे या मूल स्थान है। वंदे मातरम देखिए, भारत माता की जय देखिए, जय हिंद का नारा देखिए, सब कुछ बंगाल से निकला है। और भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व रूप था जनसंघ, उसके संस्थापक अध्यक्ष वहीं से। बंगालियों के लिए कुछ बदलेगा सर? लेफ्ट आई तो फिर वही टीएमसी वैसी हो गई। नहीं, निश्चित रूप से बदलेगा। ये क्लब कल्चर को बहुत सारा गुंडागिरी, दादागिरी, ये मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीद आप नहीं कर सकते। अगर मतलब बीजेपी का भी मुख्यमंत्री हो तो मुख्यमंत्री से आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे शुभेंदु की पूरी ट्रेनिंग टीएमसी की ही रही है, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वही बनेंगे। लेकिन असल मसला होता है कि राज्य की सरकार के मुख्यमंत्री कितना ही चलेंगे। गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लकीर खींचेंगे बंगाल के लिए, उससे बंगाल का भला होना है। और वो बहुत सारे पैरामीटर्स अपने कुछ सालों में ही नजर आना शुरू हो जाएगा। एक वर्क कल्चर ही बदल जाएगा एकदम। अच्छा, और उसकी सख्त ज़रूरत समझ में आती है। वहाँ पे बंगाल में लोगों से बात कीजिए तो एकदम से समझ में आता है कि पूरे देश का पॉलिटिक्स सेक्टर, हर बाकी जगह भी तो अपोजिशन और बीजेपी की लड़ाई चलते रहती है। इस तरह की कटुता, इस तरह के लोगों के बीच राइवलरी पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन अगर चुनाव हो जाने के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि यही हो कि एक भी जान नहीं गई, जबकि हिंसा की 30 घटनाएं तब भी हुई थी, लेकिन अगर ये उपलब्धि मानना पड़ा कि फर्स्ट फेज में कोई जान नहीं गई कम से कम, तो सोचिए राज्य का क्या कल्चर। सर इस पे लिखवा दें सर, बढ़वा दूं, तो फाइनल खेला लिखा है, फाइनल खेला हो गया करा दूं इसको। एकदम मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए, और कोई भ्रम भी नहीं है किसी के पास। जो सिचुएशन बना है और जिस तरीके से निर्णय आ रहे हैं पब्लिक, आपको कोई आवरण लेना है तो ले लीजिए विचार को। पहले मैंने कहा हमारा तीनों का कुछ कोई आवरण की बात कवच कुंडल पहनना हो तो पहन लीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बेहतर कभी नहीं मौका मिला था बंगाल को जीतने। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि अभी अब नहीं जीती बीजेपी तो फिर इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर भूल जाना बंगाल को। बिल्कुल ठीक बात है। इससे अच्छा अवसर, इससे अच्छा वातावरण किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो है, एंटी इनकम्बेंसी जितनी स्ट्रांग होगी उसके लिए रास्ता उतना आसान होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल इसका भी अपवाद है कि उतना आसान रास्ता नहीं है जैसा एंटी इनकम्बेंसी से होता है और राज्यों में। क्योंकि यहाँ लड़ाई आखिरी, मतलब जो कई बार मैच होता है ना, आखिरी बॉल पे तय होता है, तो उस तरह का है। 1 इंच छोड़ने को ममता बनर्जी तैयार नहीं है। इसके लिए उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लड़ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई जो है रीजनल पार्टी का लीडर उस तरह से लड़ा, किसी ने उस तरह की हिम्मत दिखाई है। वो अलग बात है कि उनके पास, मैं तुलना करता हूं ममता बनर्जी की लालू प्रसाद यादव से, दोनों के पास बहुत बड़ा अवसर था बदलने का अपने प्रदेश को, दोनों ने उस अवसर को गंवा दिया। दोनों इस पॉलिसी पर चले कि विकास से कुछ नहीं, और कई मौके दिए दोनों, कई मौके दिए, 15 साल वो, 15 साल ये।
और ये अच्छा अवसर जो बोला गया ना, बीजेपी के लिहाज से अगर देखिए तो बीजेपी इससे अच्छा चुनाव भी नहीं लड़ सकती थी। हाँ। जैसे एक गलती आप सोचिए कि बीजेपी ने पॉलिटिकली क्या किया बंगाल में, आपको नहीं दिखेगा। पिछली बार के विधानसभा चुनाव को देखें तो आपको 8 गलतियां तुरंत नजर आती थी, ये गलती। इस बार अपनी गलतियों से सबक बहुत सीखा है ये लोग। सर फिर अब क्या ही कहें, फिर बाकी तो फिर कल बात हो जाएगी। कल एग्जिट पोल भी दे देंगे जी मनोज जी हमको, तो एग्जिट पोल मतलब आवरण का ये आखिरी मौका है। ठीक है, फिर शिकायत मत कीजिए। कल मुलाकात होती है सर। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका, मनोज जी धन्यवाद आपका, देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका।